वालेकुम सलाम मैम, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कल वाला याद है, सुनो। कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स के नाम बताएं। मैम ल्यूसीन और लाइसीन। ठीक है। और अमाइनो एसिड काजिंग सेल इंजरी। ग्लाइसीन मैम। कोलिन। कोलिन। ठीक है। और थ्रियोनीन डज नॉट कंटेन। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो सल्फर। सल्फा ग्रुप। ठीक है। और फैटी एसिड ऑक्सीडेशन में कौन सा विटामिन इन्वॉल्व होता है? बायोटिन। बायोटिन। ठीक है। और हार्ट नर्व डिजीज कौन सा विटामिन की डेफिशिएंसी काज करेंगी? नियासिन। ठीक है। और ट्रिप्टोफैन। फोलेट डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा? न्यूरोट्यूब डिफेक्ट। मैक्रोसाइटिक मेगैलोब्लास्टिक मैक्रोब्लास्टिक हाँ नहीं, मैक्रो मैक्रोसिटिक मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है। और एस्कॉर्बिक एसिड किसकी हाइड्रोक्सिलेशन के लिए जरूरी है? प्रोलीन और लाइसिन की। हीमोलिटिक एनीमिया किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होगा? विटामिन ई। ठीक है। और कंजक्टाइवल जीरोसिस विटामिन ए की डेफिशिएंसी का साइन है या सिम्टम है? साइन। साइन। ठीक है। और चिलोसिस सिबोरिक डर्माटाइटिस कॉर्नियल वस्कुलराइजेशन इज कास्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ राइबोफ्लेविन। 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 ठीक है। और प्रोटीन की डाइजेशन के लिए किस चीज का होना जरूरी है? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। ठीक है। और मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट के लिए? थायामीन। थायमिन। थायामीन। मिनरल्स नॉट फाउंड आर मिनरल्स विद लो बायोअवेलेबिलिटी कौन से हैं? ट्यूबर्स। ट्यूबर्स। और मोस्ट इसेंशियल फैटी एसिड इन बॉडी इज? लिनोलेइक एसिड। ठीक है। रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी इज? कॉट ऑयल। कॉड लिवर ऑयल। ठीक है। हिस्टोन हैव हिस्टोन के अंदर कौन सी दो चीजें हैं? मैडम अर्जिनिन एंड लाइसीन। arginine and lysine. Good. Major source of unsaturated fatty acid is? सोयाबीन। गुड। सोयाबीन। ठीक है। कल हमने विटामिन डी पढ़ तो लिया था, अभी इसके ना थोड़े से और फीचर्स कर लेते हैं विटामिन डी, ई और के बारे में। विटामिन डी क्या था? विटामिन डी है हमारे पास कोली कैल्सिफिरोल फ्रॉम एक्सपोजर ऑफ सन। सनलाइट पड़ती है ना स्ट्रेटम बेजेल के ऊपर। ठीक है। तो ये आता कहाँ कहाँ से है? हमारे पास फिश से आएगा, मिल्क से आएगा और प्लांट से आएगा। ये कौन सी फॉर्म है? कोली कैल्सिफिरोल या फिर D3 फॉर्म। ठीक है। कहाँ कहाँ से मिलेगी? फिश से, मिल्क से, प्लांट से। D2, D2 को कहते हैं हम एर्गो कैल्सिफिरोल, जो कि इंजेक्शन ऑफ प्लांट, फंगाई और यीस्ट से होगा। दो फॉर्म्स हमने पढ़ ली, D3, D2। D3 को क्या कहते हैं? कोली कैल्सिफिरोल। और जो D2 है इसे हम क्या कह रहे हैं? एर्गो कैल्सिफिरोल। जो हम इंजेक्शन D-ट्रेस लेते हैं उसमें क्या है? कोली कैल्सिफिरोल है। ठीक है। अब जो बाहर से प्री फॉर्म्ड इंजेक्शन हम विटामिन डी के लेते हैं, अगर कोई पूछे उसका नाम क्या है तो क्या है वो? D3 फॉर्म में है, कोली कैल्सिफिरोल की फॉर्म में है। और अगर D2 फॉर्म होगी तो वो कहाँ से आएगी? प्लांट से, फंगाई से और यीस्ट से।
दोनों ही कन्वर्ट होते हैं 25 हाइड्रोक्सी D3। ये क्या है? स्टोरेज फॉर्म है। 25 OH D3 कौन सी फॉर्म है? स्टोरेज फॉर्म। कहाँ पे स्टोर होगा? लिवर के अंदर। एक्टिव फॉर्म कौन सी है इसकी? 1,2,5 डाईहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफिरोल, या इसे लिखो 1,2,5 OH2D3। इसे हम कहते हैं कैल्सीट्राइओल। और ये कहाँ पे होगी? एक्टिव फॉर्म किडनी के अंदर। अब याद रखना 25 वाली फॉर्म कहाँ पे है? लिवर के अंदर। नंबर 1 फॉर्म कहाँ पे है? किडनी। तो नंबर 1 याद रखना है किडनी। और ये एमसीक्यू आपका आता है। 1,2,5 हाइड्रोक्सिलेशन डाईहाइड्रोक्सिलेशन कहाँ पे होती है? आपकी किडनी के अंदर। 25 वाली कहाँ पे है फॉर्म? लिवर के अंदर। यहां तक समझ आ गया? अब इसके फंक्शन देखो। इंक्रीज इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फेट, दोनों की एब्जॉर्प्शन कराता है। कहाँ पे? इंटेस्टाइन में। कैल्शियम और फास्फेट दोनों की एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कराता है इंटेस्टाइन के अंदर। इंक्रीज बोन मिनरलाइजेशन एट लो लेवल, अगर इसका लेवल लो है तो इंक्रीज करेगा बोन मिनरलाइजेशन, और इंक्रीज करता है बोन रिजॉर्प्शन एट हायर लेवल। इंक्रीज बोन मिनरलाइजेशन एट लो लेवल और इंक्रीज बोन रिजॉर्प्शन एट हायर लेवल। रेगुलेशन कैसे होती है इसकी? इंक्रीज पैराथार्मोन, डिक्रीज कैल्शियम और डिक्रीज फास्फेट, ये लीड करते हैं इंक्रीज 1,2,5 डाईहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफिरोल प्रोडक्शन। कौन कौन सी चीजें? अगर पैराथायराइड हार्मोन ज्यादा हो, डिक्रीज कैल्शियम और डिक्रीज फास्फेट, तो ये तीनों चीजें लीड करेंगी इंक्रीज 1,2,5 डाईहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफिरोल प्रोडक्शन। 1,2,5 डाईहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफिरोल फीडबैक जो है ये इनहिबिट करता है इसकी अपनी प्रोडक्शन को। अगर ये बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो गया है तो ये खुद को खुद ही इनहिबिट करेगा, इसकी मजीद प्रोडक्शन नहीं होगी, अदरवाइज इसकी प्रोडक्शन होती रहेगी। इंक्रीज पैराथ हार्मोन क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा कैल्शियम रिजॉर्प्शन एंड डिक्रीज फास्फेट रिजॉर्प्शन इन किडनी। स्पीड मेरी ज्यादा तो नहीं है? ठीक है। मैम ये लास्ट पॉइंट दोबारा रिपीट कर दें। ठीक है। पैराथ हार्मोन इंक्रीज होने से कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाती है और डिक्रीज फास्फेट रीअब्जॉर्प्शन इन किडनी। अब है इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? रिकेट्स इन चिल्ड्रन, उससे क्या होगा? डिफॉर्मिटी सच एज जीनोवेरम या फिर बो लेग, ये हमने कल पिक्चर भी देखी थी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होगा? बच्चों के अंदर रिकेट्स होगा। बड़ों में क्या होगा? ओस्टियोमलेशिया होगा। बोन पेन एंड मसल वीकनेस प्लस हाइपोकैल्सीमिक टेटनी कास्ड बाय मेल अब्जॉर्प्शन, डिक्रीज सन एक्सपोजर, जो लोग ज्यादा देर धूप में नहीं बैठते तो उनमें क्या हो जाता है? विटामिन डी की कमी हो जाती है। अगर आपकी डाइट पुअर है तो भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी। अगर सीकेडी का पेशेंट है तो उसमें भी विटामिन डी डेफिशिएंट हो जाएगा। और एडवांस लिवर डिजीज, इनके अंदर भी क्या होता है? विटामिन डी डेफिशिएंट हो जाता है। अच्छा, डेफिशिएंसी इज एक्सिब्रेटेड बाय पिगमेंटेड स्किन और प्रीमेच्योर बर्थ। अगर विटामिन डी डेफिशिएंट है तो उसमें क्या होगा? पिगमेंटेड स्किन भी हो सकती है और साथ में प्रीमेच्योर बर्थ भी हो सकती है। लेकिन अगर विटामिन डी ज्यादा हो गया तो क्या होगा? एक्सेस ऑफ विटामिन डी क्या क्या काज करता है? हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर कैल्सीयूरिया, लॉस ऑफ एपिटाइट, स्टूपर,
और ये कहाँ नजर आते हैं हमें? ग्रेन्युलोमेटस डिजीजेस में, जहाँ पे इंक्रीज हो जाती है एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी बाय एपिथेलाइड मैक्रोफेजेस। अब मुझे कोई एक ग्रेन्युलोमेटस डिजीज का नाम बता दो। सार्कोइडोसिस। ठीक है, ग्रेन्युलोमेटस है वो, नॉन ग्रेन्युलोमेटस है सार्कोइडोसिस। बख्शीबा, टीबी होती है नॉन ग्रेनुलोमेटस ना, वो नॉन ग्रेनुलोमेटस होती है। नॉन ग्रेन्युलोमेटस है और टीबी जो है वो हमारी ग्रेन्युलोमेटस है। ग्रेनुलोमेटस है, सॉरी जल्दी ठीक है, में अच्छा बता दी। कोई बात नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन ई। विटामिन ई को क्या कहते हैं? टोकोफिरोल या फिर टोको ट्राइनोल। फंक्शन क्या है इसका? कल मैंने बताया था, इसका सीक्वेंस भी सारा बताया था। एक्ट एज अ एंटीऑक्सीडेंट। अब एंटीऑक्सीडेंट वाला जो सीक्वेंस है वो बताएं। पहले ग्लूटाथायोन है, फिर उसके बाद ट्रांसफेरिन है, विटामिन ई है, विटामिन सी और उसके बाद विटामिन ए। ठीक है, अब जो विटामिन ई है ये क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है। ये प्रोटेक्ट करता है आरबीसीज एंड मेम्ब्रेन फ्रॉम फ्री रेडिकल डैमेज। आरबीसी और मेम्ब्रेन्स को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है कौन? विटामिन ई। अब अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा? इसकी डेफिशिएंसी से होगा हमारे पास हीमोलिटिक एनीमिया, एकेंथोसाइटोसिस, मसल वीकनेस, डीमाइलिनेशन ऑफ पोस्टीरियर कॉलम और डिक्रीज पोजीशन एंड वाइब्रेशन सेंसेशन एंड स्पाइनोसेरिब्रल ट्रैक की इन्वॉल्वमेंट होती है, जिसमें क्या होगा? एटेक्सिया। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। हीमोलिटिक एनीमिया, एकेंथोसाइटोसिस, मसल वीकनेस, डीमाइलिनेशन ऑफ पोस्टीरियर कॉलम, उसमें क्या होगा? डिक्रीज पोजीशन एंड वाइब्रेशन सेंसेशन एंड स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक एटेक्सिया। अब है एक्सेस। अगर एक्सेस हो गई है विटामिन ई की तो क्या होगा? रिस्क ऑफ इंटेरोकोलाइटिस इन इन्फेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्क ऑफ इंटेरोकोलाइटिस इन इन्फेंट विटामिन ई के एक्सेस की वजह से हो रहा है। अच्छा, इसकी न्यूरोलॉजिकल जो प्रेजेंटेशन है वो ऐसे ही होती है जैसे विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी हो, लेकिन इसमें मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया नहीं होता, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल नहीं होते और इंक्रीज मिथाइल मेलोनिक एसिड लेवल भी नहीं होता। ये सारा कुछ किस में हो रहा था? बी12 की डेफिशिएंसी में हो रहा था। इसकी डेफिशिएंसी ऐसे ही प्रेजेंट करती है जैसे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम ऑफ बी12 डेफिशिएंसी प्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये तीनों चीजें कौन कौन सी? मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल और इंक्रीज सीरम मिथाइल मेलानोइक एसिड, ये तीनों किस में इंक्रीज कर रहे थे? बी12 की डेफिशिएंसी में। तो वो विटामिन ई डेफिशिएंसी में इंक्रीज नहीं करते। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन के। विटामिन के का क्या फंक्शन है? एक्टिवेटेड बाय एपीऑक्साइड रिडक्टेज टू रिड्यूस फॉर्म which is a cofactor for gamma carboxylation of glutamic acid residue on various protein required for blood clotting। बस इतना याद रखो, ये किस लिए जरूरी है? ब्लड क्लॉटिंग के। ये एक्ट करता है एज अ कोफैक्टर फॉर गामा कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड रेसिड्यूज। और ये कहां से प्रोड्यूस होगा विटामिन के? है किसी को आइडिया? इंटेस्टाइनल फ्लोरा से। हाँ, हमारे इंटेस्टाइनल फ्लोरा में होता है विटामिन के। अच्छा, कल हमने पढ़ा था के इज फॉर कोगुलेशन नेसेसरी फॉर द मैच्योरेशन ऑफ कौन कौन से फैक्टर? 1972 क्लासिकल पाथवे जो उसका था, क्लासिकल वॉर ऑफ 1972, उससे हमने याद किया था फैक्टर 2, फैक्टर 7,
फैक्टर 9, फैक्टर 10, इन सब के लिए जरूरी है क्या? विटामिन के, साथ में प्रोटीन सी एंड प्रोटीन एस। डेफिशिएंसी से क्या होगा? विटामिन के की डेफिशिएंसी लीड करती है नियोनेटल हेमरेज, जिसमें इंक्रीज हो जाएगा पीटी, इंक्रीज एपीटीटी, बट नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम। Neonate have sterile intestine and are unable to synthesize vitamin K. Can also occur after prolonged use of broad spectrum antibiotic. जब आप बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक दे देते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम, तो क्या होता है? विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाती है। अच्छा, विटामिन के जो है ना वो ब्रेस्ट मिल्क में नहीं होता, जिसकी वजह से हम नियोनेट्स को विटामिन के का इंजेक्शन लगा रहे होते हैं एट बर्थ टू प्रिवेंट द हेमरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। कितने यूनिट लगाते हैं? कल मैंने बताया था। कितने यूनिट लगाते हैं? टेन यूनिट्स। हाँ, 10 यूनिट्स आईएम लगाते हैं। अच्छा, आगे है हमारे पास जिंक। जिंक की सिर्फ डेफिशिएंसी देख लो कि इसमें क्या क्या होता है। वैसे ये भी देख लो कि इसका फंक्शन क्या है। मिनरल इसेंशियल फॉर द एक्टिविटी ऑफ 100+ एंजाइम, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफ जिंक फिंगर्स, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर मोटिव। इसे बेशक ना याद रखो, लेकिन इतना याद रखो कि जो मिनरल ये जिंक है ना, ये इसेंशियल है फॉर द 100+ एंजाइम के लिए, उनके वर्किंग के लिए जिंक जरूरी है। अगर जिंक की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उससे क्या होगा? डिलेड वुंड हीलिंग होगी, स्प्रेस्ड इम्यूनिटी, मेल हाइपोगोनेडिज्म, डिक्रीज एडल्ट हेयर, मतलब एक्सिलरी फेशियल और प्यूबिक हेयर कम हो जाएंगे, एनोस्मिया एसोसिएटेड विद एक्रोडर्माटाइटिस इंटेरोपैथिका, डिफेक्ट इन इंटेस्टाइनल जिंक एब्जॉर्प्शन। और खास तौर पे जो अल्कोहल पीते हैं उनमें ये प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है, मतलब ये कम हो जाता है जिंक जो है ना, और लिवर सिरोसिस करा देता है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से। अल्कोहलिक सिरोसिस होना शुरू हो जाती है और जिंक डेफिशिएंट होना शुरू हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का थोड़ा सा ना हमारी बुक में दिया हुआ है कि पाथवे है जो कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को पायरुवेट एंड लैक्टेट में। पाथवे दैट कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू पायरुवेट एंड लैक्टेट। मैं इसकी पिक्चर शो कर रही हूँ। ये एक्चुअली ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोलिसिस और लिपोजेनेसिस, साथ में टीसीए साइकिल या फिर जिसे हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं, ये साथ साथ चल रहे होते हैं। बाई प्रोडक्ट्स जो है ना इनके साथ ही एंटर हो रहे होते हैं दूसरे साइकिल के अंदर। मैं पिक्चर शेयर करती हूँ, मुझे बताइएगा। शो हो रही है पिक्चर? जी शो हो रही है। ठीक है, अभी देखें ये ऊपर साइड पे क्या लिखा हुआ है? ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, ये जो येलो वाला बॉक्स है इस सब में क्या चल रहा है? ग्लाइकोलिसिस चल रहा है। उससे नीचे ये जो ऑरेंज टाइप का बॉक्स है उसमें क्या चल रहा है? लिपोजेनेसिस चल रहा है। और उसके नीचे ये जो है ग्रे कलर में ये टीसीए साइकिल चल रहा है। ये साइड बाय साइड चल रहे होते हैं सारे साइकिल। अभी हमने सिर्फ देखना है ग्लाइकोलिसिस।
ग्लाइकोलिसिस में देखो ग्लूकोज से क्या बन रहा है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट, ठीक है, और वहां से क्या बन रहा है, हमारे पास पायरोवेट बन रहा है। पायरोवेट फर्दर कहाँ पे एंटर हो रहा है, एसिटाइल को ए बन के लिपोजेनेसिस के अंदर एंटर हो रहा है। और इधर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट देखो, आगे इसके फर्दर बाय प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहे हैं ग्लिसरॉल 3 फास्फेट को, और ये कहाँ पे एंटर हो रहा है, लिपोजेनेसिस के अंदर। ये सारा कुछ आपने याद नहीं रखना, सिर्फ पता होना चाहिए कि ग्लाइकोलिसिस में हो क्या रहा है। क्या हो रहा है ग्लाइकोलिसिस में, ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है इनटू पायरोवेट, या तो ये बना रहा है पायरोवेट, या फिर क्या बना रहा है, लैक्टेट बना रहा है। ये देखो पायरोवेट से ये जो रेड कलर का एरो जा रहा है आगे, इंक्रीज लैक्टेट लिखा हुआ है, ठीक है, सिर्फ इतना ही याद रखना है आपने। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास मेटाबॉलिज्म साइट्स। मेटाबॉलिज्म साइट्स दो तरह की होती हैं हमारे पास, या तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया या फिर साइटोप्लाज्म, इन दोनों के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन कौन से मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है, सबको पता है, सेल वाले चैप्टर में याद किया हुआ है ना ये। फैटी एसिड ऑक्सीडेशन कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, या फिर इसे हम क्या कहते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन। एसिटाइल को ए प्रोडक्शन, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। टीसीए साइकिल या क्रेप साइकिल, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में है। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। कीटोजेनेसिस माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। अब मैं फिर बता रही हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया में कौन कौन से प्रोसेसेस हो रहे हैं, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन या फिर बीटा ऑक्सीडेशन, एक ही नाम है। एसिटाइल को ए प्रोडक्शन, टीसीए साइकिल, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, कीटोजेनेसिस। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस, एचएमपी शंट, सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, जो कि कहाँ पे होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, प्रोटीन्स, राइबोसोम्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फैटी एसिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स, ये सब कहाँ पे हो रहा है, साइटोप्लाज्म के अंदर। फिर से रिपीट कर रही हूँ, ग्लाइकोलिसिस, एचएमपी शंट, synthesis of cholesterol, proteins, ribosomes, rough endoplasmic reticulum, fatty acid and nucleotides। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो दोनों में हो रही होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी, साइटोप्लाज्म के अंदर भी। वो कौन सी हैं, हीम सिंथेसिस, यूरिया साइकिल, ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसे कैसे याद रखना है, हग टेक टू, मतलब दोनों में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी साइटोप्लाज्म के अंदर भी। क्या होगा, हग, HUG। एच से क्या है, हीम सिंथेसिस, यू से यूरिया साइकिल, जी से ग्लूकोनियोजेनेसिस। यहां तक सबको क्लियर है, कोई इश्यू तो नहीं है। जी क्लियर है। ठीक है, अच्छा चलो आगे देखते हैं एटीपी प्रोडक्शन। एटीपी प्रोडक्शन कैसे होती है, एरोबिक मेटाबॉलिज्म से भी होती है और नॉन एरोबिक मेटाबॉलिज्म से भी होती है। एरोबिक मेटाबॉलिज्म ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल कितना एटीपी प्रोड्यूस करता है, 32 नेट एटीपी प्रोड्यूस करेगा वाया
maltate aspartate shuttle. Aerobic metabolism of one glucose molecule produce 32 net ATP via maltate aspartate shuttle. अब ये माल्टेट एस्पार्टेट शटल कहाँ पे होता है? हार्ट में और लिवर में। और इसी एरोबिक मेटाबॉलिज्म की वजह से 30 नेट एटीपीज बनते हैं वाया ग्लिसरॉल 3 फास्फेट शटल। और ये शटल कहाँ पे होता है? सिर्फ मसल्स के अंदर। मैम ये रिपीट हमने कर दो दे। शटल पढ़े हैं, रिपीट कर रही हूँ। हमने दो शटल पढ़े हैं, एक है माल्टेट एस्पार्टेट शटल, एक है हमारे पास ग्लिसरॉल 3 फास्फेट शटल। जो माल्टेट एस्पार्टेट शटल है वो हार्ट और लिवर के अंदर होता है। जो ग्लिसरॉल 3 फास्फेट शटल है वो मसल के अंदर होता है। मसल वाला 30 नेट एटीपीएस प्रोड्यूस करेगा। माल्टेट वालों को जरा रिपीट कर दें काइंडली। माल्टेट एस्पार्टेट शटल हार्ट और लिवर के अंदर होता है और नेट 32 एटीपी प्रोड्यूस करता है बाय एरोबिक मेटाबॉलिज्म ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। जो ग्लिसरॉल 3 फास्फेट शटल है वो होता है मसल के अंदर और 30 नेट एटीपी प्रोड्यूस करता है बाय वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। क्लियर है? आगे चले। हाँ ना तो कर दो। जी Yes. मैम अभी तो अगर नहीं है क्लियर तो मैं फिर बता देती हूँ। No, मैम क्लियर है। ठीक है, आगे हमारे पास एन एरोबिक ग्लाइकोलिसिस। ये प्रोड्यूस करता है सिर्फ 2 नेट एटीपी पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। एन एरोबिक ग्लाइकोलिसिस प्रोड्यूस ओनली 2 नेट एटीपी पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। एटीपी हाइड्रोलाइसिस कैन बी कपल्ड इनर्जेटिकली अनफेवरेबल रिएक्शन। जितने भी मतलब रिएक्शंस हो रहे हैं ये ना याद रखो, सिर्फ इतना याद रखो एरोबिक और एनएरोबिक से कितने नेट एटीपीज प्रोड्यूस हो रहे हैं, बस इतना काफी है। और 0 नेट एटीपी कब प्रोड्यूस होगा? जब आर्सेनिक आएगा। आर्सेनिक causes glycolysis to produce 0 net ATP। अच्छा, इस बार हमारे पास जो MCQ आया हुआ था वो था टोटल नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस बाय वन ग्लूकोज। एक ग्लूकोज से टोटल नंबर ऑफ एटीपी कितना बनते हैं? 38 एटीपीएस बनते हैं। अब इन्हें रट्टा मार लो अच्छे से, ये चीजें भूलनी नहीं चाहिए। अच्छा, अभी हम देखते हैं ग्लाइकोलिसिस रेगुलेशन की एंजाइम कौन कौन से। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेटेज बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज या फिर ग्लूकोकाइनेज। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है इन प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोकाइनेज। रुकिए मैं इसकी पिक्चर शेयर कर देती हूँ, थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए।
जी डॉक्टर अमार, मुझे पता है ये बोरिंग है, तो बस देख लें यहाँ से। देखो, ग्लूकोज से क्या बन रहा है? ग्लूकोज 6 फास्फेट बन रहा है, और रेट लिमिटिंग एंजाइम कौन सा है इसमें से? हेक्सोकाइनेज या फिर ग्लूकोकाइनेज। स्क्रीन शेयर हो रही है ना? Yes, ma'am. ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रुक्टोज 6 फास्फेट। इससे क्या बन रहा है? फ्रुक्टोज 1,6 बिसफास्फेट। और रेट लिमिटिंग स्टेप यहाँ पे कौन सा है? फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1। नेक्स्ट है 1,3 बिसफास्फोग्लाइसरेट, वहां से 3PG बन रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारे पास? ये दोनों साइड पे रिएक्शन हो सकते हैं। ऊपर वाले जो थे वो वन साइडेड रिएक्शन थे, और यहाँ पे एंजाइम कौन सा है? फास्फोग्लाइसरेट काइनेज। फास्फोफिनोल पाइरोवेट से क्या बन रहा है? पाइरोवेट इन प्रेजेंस ऑफ पाइरोवेट काइनेज। ये चीजें याद नहीं रखनी, लेकिन रेट लिमिटिंग एंजाइम के बारे में पूछा जाता है, खास तौर पे ये वाला फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1, तो इसे रट्टाफाई कर लो। फ्रुक्टोज 6 फास्फेट से क्या बन रहा है? फ्रुक्टोज 1,6 बिसफास्फेट इन प्रेजेंस ऑफ फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1, और ये इसका क्या है? रेट लिमिटिंग एंजाइम है। अच्छा, नीचे देखो, रेगुलेशन ऑफ फ्रुक्टोज 2,6 बिसफास्फेट। फ्रुक्टोज बिसफास्फेटेज 2 and phosphofructokinase 2 are the same bifunctional enzyme whose function is reversed by phosphorylation of protein kinase A। अभी इसका नीचे जो वो दिया हुआ है ना रिएक्शन, ये देखो, ग्लूकोनियोजेनेसिस कैसे हो रही है? फ्रुक्टोज 6 फास्फेटेज से। फ्रुक्टोज 6 फास्फेटेज क्या बना रहा है? फ्रुक्टोज 1,6 बिसफास्फेटेज बना रहा है, और इसमें जो रेट लिमिटिंग एंजाइम है वो कौन सा है? फ्रुक्टोज बिसफास्फेटेज 1 है, जो ऊपर की तरफ लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे फास्फो फ्रुक्टोज बिसफास्फेटेज 1 वाली साइड पे देखो, नीचे क्या लिखा हुआ है हमारे पास? फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1। मतलब ये दोनों कहाँ पे एक्ट कर रहे हैं? फ्रुक्टोज 6 फास्फेटेज से फ्रुक्टोज 1,6 बिसफास्फेटेज के बनने को। सिर्फ यहाँ पे ये चीज नोट करो कि फ्रुक्टोज 6 फास्फेटेज से जो फ्रुक्टोज 2,6 बिसफास्फेटेज बन रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, टाइप 2। कौन से? फ्रुक्टोज बिसफास्फेटेज टाइप 2, जो कि एक्टिवेट हो रहा है इन फास्टिंग स्टेट में। और आफ्टर मील कौन सा हो रहा है हमारे पास? फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 एक्टिवेट हो रहा है। इसका वैसे अभी तक सिर्फ एक MCQ आया है, इससे ज्यादा नहीं आए, तो बस आपके जहन में होना चाहिए कि ये है क्या। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास क्रेब्स साइकिल। रुको, ये भी दिखाती हूँ मैं। ये देखो, ये है हमारे पास क्रेब्स साइकिल। अब ये पूरा का पूरा हमने याद नहीं करना। इसमें देखो, सबसे पहले क्या आ रहा है? पाइरुवेट आ रहा है, ठीक है, जो इसमें एंटर हो रहा है इस पूरे साइकिल में। पाइरुवेट से क्या बन रहा है? एसिटाइल CoA बन रहा है, और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? 1 NADH और 1 कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो मैं बता रही हूँ ये आपने याद नहीं करना, सिर्फ इतना याद करना है कि TCA साइकिल प्रोड्यूस करता है 3 NADH, 1 FADH2, 2 कार्बन डाइऑक्साइड और 1 GTP पर एसिटाइल CoA। मतलब एक एसिटाइल CoA से टोटल 10 ATP प्रोड्यूस होते हैं। ये है आपके काम की चीज। 1 एसिटाइल CoA से कितने ATP प्रोडक्शन होती है? 10। और क्रेब्स साइकिल कहाँ पे हो रहा था? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा था कि साइटोप्लाज्म में?
माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ये दूसरा एमसीक्यू हो गया आपका। आगे देखो, अल्फा कीटो ग्लूटर एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स रिक्वायर द सेम कोफैक्टर एज पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स। हमने वो पढ़ा था ना, ALT AST एलानिन ट्रांसफरेज के लिए कौन कौन से एंजाइम की कौन कौन से विटामिन की जरूरत होती है, तो उसमें B6 था, याद है? ALT AST के लिए। तो ये वाला, ये अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज ये लिखा हुआ है, ठीक है। इस स्टेप पे हमें विटामिन्स की जरूरत पड़ती है। कौन कौन से विटामिन्स की? विटामिन B1 B2 B3 B5 और लिपोइक एसिड। अब नेट यहाँ पे जो चीजें आपने याद रखनी है, ये पूरा दिखाने का मकसद ये नहीं है कि आपने याद रखना है। यहाँ पे एक ही चीज है जो आपने याद रखनी है कि टोटल ATP प्रोडक्शन कितनी होती है क्रेब्स साइकिल में एसिटाइल CoA से। तो टोटल होती है हमारे पास 10 ATP। एक एसिटाइल CoA से 10 ATPs बनते हैं, बस। और यहाँ से कुछ नहीं करना आपने। आ गया जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे। अच्छा, डॉक्टर नाजमीना, डॉक्टर शीमा, आपको याद होगा एक हम पढ़ते हैं कम्प्लेक्स 4 पे साइनाइड पॉइजनिंग, MCQ आता है, याद है? जी जी याद है डॉक्टर। बस ये वही है, हमने यहाँ से यही चीजें एक्सट्रैक्ट करनी है, ये हमने पूरा पूरा नहीं पढ़ना। देखो, कम्प्लेक्स 1 के ऊपर इनहिबिटरी क्या एक्ट कर रहा है? रेटिनोन एक्ट कर रहा है कम्प्लेक्स 1 के ऊपर, इनहिबिट कर रहा है उसे। रेटिनोन कम्प्लेक्स 1 को इनहिबिट करता है। अच्छा, आगे कम्प्लेक्स 2 क्या है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। कम्प्लेक्स 3 क्या है? यहां पे हमारे पास एंटीमाइसिन A इनहिबिट कर रहा है कम्प्लेक्स 3 को। इसे याद करने का तरीका है N3-माइसिन। N से क्या? एंटीमाइसिन, और 3 से कम्प्लेक्स 3। एंटीमाइसिन कम्प्लेक्स 3 को इनहिबिट कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कम्प्लेक्स 4। कम्प्लेक्स 4 के ऊपर आइड, IDE, आइड वाली चीजें जो है ना, वो कम्प्लेक्स 4 को इनहिबिट कर रही हैं, जैसे एजाइड, साइनाइड और कार्बन डाइऑक्साइड। IDE, ये वर्ड याद रखो, IDE, ये अफेक्ट कर रहे हैं कम्प्लेक्स 4 को। आगे हमारे पास कम्प्लेक्स 5, इस पे क्या चीज अफेक्ट कर रही है? ओलिगोमाइसिन। बस यही चीजें याद रखनी है, ये आपकी एसकेस में एज इट इज दिया हुआ है, इसी वजह से इसकी पिक्चर मैंने शेयर की है। अच्छा, आगे देखो, लैक्टेज डेफिशिएंसी। लैक्टेज एंजाइम कहाँ पे बनता है? इंटेस्टाइन में शायद। इंटेस्टाइन ब्रश बॉर्डर के ऊपर। अब इनसफिशिएंट लैक्टेज एंजाइम डाइटरी लैक्टोज इंटॉलरेंस काज करेगा। लैक्टेज फंक्शन ऑन इंटेस्टाइनल ब्रश बॉर्डर टू डाइजेस्ट लैक्टोज। लैक्टोज कहाँ कहाँ होता है? मिल्क में और मिल्क प्रोडक्ट में। उन्हें डाइजेस्ट करके क्या बना देता है? ग्लूकोज और ग्लैक्टोज बनाता है। प्राइमरी में क्या होगा हमारे पास? एज डिपेंडेंट डिक्लाइन आफ्टर चाइल्डहुड, एब्सेंस ऑफ लैक्टेज परसिस्टेंट अलील। परसिस्टेंट लैक्टेज परसिस्टेंट अलील की एब्सेंस की वजह से क्या होगा? जब बच्चा बड़ा होता है तो उसके अंदर ये एंजाइम डेफिशिएंट होना शुरू हो जाता है, और ये मोस्ट कॉमन है इन एशिया, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिकन साइड पे। और जो सेकेंडरी डेफिशिएंसी है इसकी क्या है? लॉस ऑफ इंटेस्टाइनल ब्रश बॉर्डर ड्यू टू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनाइटिस, जैसे रोटा वायरस या फिर कोई ऑटो इम्यून डिजीज, कंजेनिटल लैक्टेज डेफिशिएंसी। ये सब क्या काज कर रहे हैं? हमारे पास सेकेंडरी लैक्टेज डेफिशिएंसी काज कर रहे हैं। फाइंडिंग्स क्या होंगी? ब्लॉटिंग होगी,
क्रैम्प्स पड़ेंगे, फ्लैचुलेंस होगी और ऑस्मोटिक डायरिया होगा। स्टूल एग्जामिनेशन पे डिक्रीज पीएच एंड ब्रेथ शो इंक्रीज हाइड्रोजन कंटेंट विद लैक्टोज हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट। ये नहीं याद करना, बेशक ना याद करो। इंटेस्टाइनल बायोप्सी शो करती है नॉर्मल म्यूकोसा इन पेशेंट विद हेरिडिटरी लैक्टोज इंटॉलरेंस। ट्रीटमेंट में क्या देना है आपने? अवॉइड करना है डेयरी प्रोडक्ट्स को, ऐड लैक्टेज पिल्स टू डाइट और लैक्टोज फ्री मिल्क देना है आपने। ये वैसे सबको आता था, बस इसका थोड़ा सा था कि मैं एक्सप्लेन कर दूं। नेक्स्ट है हमारे पास अमाइनो एसिड। इसेंशियल अमाइनो एसिड हैं, कुछ एसिडिक हैं और कुछ बेसिक हैं। प्रोटीन्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ एल अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं। जितने भी प्रोटीन हम ले रहे हैं उनमें कौन सा अमाइनो एसिड होता है? एल अमाइनो एसिड। अब है इसेंशियल अमाइनो एसिड। इसेंशियल अमाइनो एसिड को आपने याद रखना है पीटीवी, टिम, हाल। पीटीवी, पीटीवी का चैनल नहीं होता था वो बचपन में? पीटीवी, टिम, हाल। पी से है हमारे पास फिनाइल एलानिन, टी से है ट्रिप्टोफान, वी से वेलिन, टिम, टी से है हमारे पास थ्रियोनिन। और थ्रियोनिन का हमने क्या फीचर पढ़ा है कि ये क्या है? थ्रियोनिन का क्या फीचर पढ़ा है हमने? Essential amino acids, no sulfur group. नो हाँ। सल्फर ग्रुप। इसेंशियल अमाइनो एसिड तो हम पढ़ रहे हैं ना कि कौन कौन से हैं। कौन कौन से हैं? पी, टी, वी, टिम, हाल। पी से क्या बताया मैंने? फिनाइल एलानिन। टी से है ट्रिप्टोफान, वी से है वेलिन, टिम, टी से थ्रियोनिन, आई से आइसोल्यूसिन, एम से है मिथियोनिन, आगे हाल। एच ए छोटा लिखना। एच से है हमारे पास हिस्टीडीन, एल से है ल्यूसीन और दूसरे एल से है लाइसीन। और हमने पढ़ा था ल्यूसीन एंड लाइसीन क्या है? Ketogenic. कीटोजेनिक अमाइनो एसिड। गुड। ये सबने लिख लिया या फिर से मैं रिपीट कर दूं? लिख लिया सबने? यस मैम लिख लिया है। चलो ठीक है, आगे आ जाओ। एसिडिक। एसिडिक जो है वो है हमारे पास एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। अच्छा, एसिड का लफ्ज सुनते ही नेगेटिव चीज नहीं हमारे माइंड में आती कि एसिडिक है, कुछ नेगेटिव है। तो नेगेटिवली चार्ज एट बॉडी पीएच। एसिडिक अमाइनो एसिड नेगेटिवली चार्ज होते हैं एट बॉडी पीएच। कौन कौन से हैं? ए जी। याद कैसे रखना है? एसिडिक को याद रखो कि आग लग गई है, आग लगा दिया है। हम कहते हैं ना फलां बंदे ने आग लगा दी, कोई बातों में, मतलब सही वाली वो वाली आग नहीं, बातों में कहते हैं ना फलां ने आग लगा दी है। तो आग से याद रखो, एक तो वो चीज नेगेटिव हो जाएगी। और ए से है एस्पार्टिक एसिड और जी से ग्लूटामिक एसिड। आगे है बेसिक। बेसिक में कौन से आते हैं? आर्जिनिन, हिस्टीडीन, लाइसीन। आर्जिनिन, हिस्टीडीन एंड लाइसीन, ये क्या है हमारे पास? बेसिक है। जो आर्जिनिन होता है वो मोस्ट बेसिक है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। बस इसका इतना ही करना था। अभी मुझे जल्दी से बताओ, अगर ये एमसीक्यू आपको आ गया ना, खास तौर पे जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है,
तो समझ लो आपकी तैयारी अभी से बहुत अच्छी है। यूरिया साइकिल कहाँ पे होता है? लिवर में। माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म दोनों में। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म दोनों में होता है। किसके? लिवर के। लिवर के। ठीक है, तो अच्छा, ये मैं थोड़ी इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ रही हूँ, इसे आपने याद नहीं रखना, बस ऐसे ही सुन लो। अमाइनो एसिड कैटाबॉलिज्म रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ कॉमन मेटाबोलाइट जैसे पायरोवेट एसिटाइल कोए which serve as metabolic fuel. Excess nitrogen generated by this process is converted into urea and excreted by kidney. एक्सक्रीट कहाँ से होगी? किडनी से, लेकिन बनती कहाँ पे है? लिवर में। लिवर के कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया प्लस साइटोप्लाज्म दोनों जगहों पे। ये है आपका यूरिया साइकिल। अच्छा, फिनाइल कीटोन यूरिया, इनके ना छोटे छोटे एमसीक्यू आए हुए हैं हमारी एसकेस में, हम इसे पढ़ लेते हैं। ड्यू टू डिक्रीज फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सीलेज, कौन सा एंजाइम है? फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सीलेज। उसकी डेफिशिएंसी या डिक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा है? फिनाइल कीटोन यूरिया। और ये कौन सी डिजीज है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। डिक्रीज फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सीलेज की वजह से टायरोसिन बिकम इसेंशियल और इंक्रीज हो जाता है फिनाइल एलानीन, जिसकी वजह से इंक्रीज होगा फिनाइल कीटोन इन यूरिन। फाइंडिंग्स क्या मिलती है हमें? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगी, ग्रोथ रिटार्डेशन, सीजर्स, लेकिन एक खासियत है इसमें, कंप्लेक्शन फेयर हो जाता है, साथ में एक्जिमा और मस्टी बॉडी ऑर्डर। ट्रीटमेंट वैसे हमसे कभी पूछा नहीं है इन्होंने, और इसका इंसिडेंस क्या होता है? 1/10,000। फिनाइल कीटोन यूरिया के पेशेंट को हम कहते हैं कि आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है उनसे अवॉइड करें, क्योंकि उनमें क्या होता है? फिनाइल एलानीन होता है। फिनाइल कीटोन यूरिया में याद रखना है फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सीलेज की डेफिशिएंसी होती है। ये आपका एमसीक्यू आता है, एज इट इज आता है, इसे ऐसे ही याद रखो। नीचे जो मैंने एक्सप्लेनेशन बताई है थोड़ी बहुत आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज जरूरी नहीं है। क्या क्या हो रहा था? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ग्रोथ रिटार्डेशन, सीजर, फेयर कंप्लेक्शन, एक्जिमा, मस्टी बॉडी ऑर्डर। जो मेडिसिन वाले हैं उसे वो याद रख लें ये चीजें। और अगर मिटरनल पीकेयू हो गया, मिटरनल फिनाइल कीटोन यूरिया, तो वो किसकी वजह से होगा? लेक ऑफ प्रॉपर डाइटरी थेरेपी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और इन्फेंट में क्या फाइंडिंग आती है? माइक्रोसेफेली, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ग्रोथ रिटार्डेशन, कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास मैपल सीरप यूरिन डिजीज। ये जनाब होता है हमारे पास डिग्रेडेशन ऑफ ब्रांच्ड चेन अमाइनो एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से, ड्यू टू डिक्रीज ब्रांच चेन अल्फा कीटो एसिड डीहाइड्रोजिनेज। मैपल सीरप यूरिन डिजीज किसकी वजह से होती है? डिक्रीज ब्रांच्ड चेन अल्फा कीटो एसिड डीहाइड्रोजिनेज। और इसकी ये है हमारे पास ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। प्रेजेंटेशन में क्या है? वोमिटिंग, पुअर फीडिंग, यूरिन की स्मेल ऐसे होती है जैसे मैपल सिरप हो या फिर बर्न्ट शुगर हो। काजेस फेयर सीएनएस डिफेक्ट, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, और फिर डेथ हो जाती है। अब इसमें मैपल सिरप यूरिन डिजीज भी आपका आया हुआ है, उसमें एमसीक्यू में दिया होता है बर्ट सिरप यूरिन, या फिर ये एंजाइम पूछा होता है। कौन सा एंजाइम है जो डिक्रीज हो रहा है? ब्रांच्ड चेन
अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज। नेक्स्ट है हमारे पास एल कैप्टोन यूरिया। इसका भी एमसीक्यू आता है हमारे पास और इसे हमने याद किया हुआ है HOD कैप्टन से। HOD कैप्टन, HOD होता है ना हमारा, HOD कैप्टन। ठीक है, तो इसमें क्या है, HOD क्या है, हीमो होमोजेनेस्टिक एसिड ऑक्सीडेज, होमोजेनेस्टिक एसिड ऑक्सीडेज। कंजेनिटल डेफिशिएंसी हो जाती है इसकी, और ये क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव है। यूजुअली बिनाइन होता है और इसकी फाइंडिंग्स में क्या आता है हमारे पास, ब्लूइश ब्लैकिश कनेक्टिव टिश्यू, एयर कार्टिलेज और यूरिन टर्न इन ब्लैक ऑन प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू एयर। ये अक्सर आता है हमें, यूरिन टर्न हो गया है ब्लैक इनटू एयर एक्सपोजर। मैम ये दोबारा रिपीट करते हैं कैप्टोनूरिया। कंजेनिटल डेफिशिएंसी होती है इसमें होमोजेनेस्टेट ऑक्सीडेज की। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। फाइंडिंग्स में ब्लूइश ब्लैक कनेक्टिव टिश्यू, एयर कार्टिलेज, ये मतलब ब्लैक हो जाते हैं, ब्लू या ब्लैक कलर के, ठीक है। और यूरिन जो है वो टर्न हो जाता है इनटू ब्लैक ऑन एक्सपोजर टू एयर। नेक्स्ट है हमारे पास होमोसिस्टीन यूरिया। इसका भी एमसीक्यू आता है, ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें सिस्टाथायोन सिंथेज की डेफिशिएंसी होती है। वैसे 4 चीजों की होती है, लेकिन हमारे पास जो एमसीक्यू आता है वो इसी का आता है, सिस्टाथायोन सिंथेज डेफिशिएंसी। बाकी मैं बता देती हूँ, बेशक याद ना रखना। डिक्रीज अफिनिटी ऑफ सिस्टाथायोन सिंथेज फॉर पेरिडॉक्सिल फॉस्फेट, मिथियोनिन सिंथेज या फिर होमोसिस्टीन मिथाइल ट्रांसफरेज की डेफिशिएंसी हो जाती है। और साथ में मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, जिसे हम कहते हैं MTFR डेफिशिएंसी हो जाती है। आपने क्या याद रखना है, सिस्टाथायोन सिंथेज डेफिशिएंसी या फिर होमोसिस्टीन मिथाइल ट्रांसफरेज डेफिशिएंसी। ये 2 एंजाइम आप याद रख लो, इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, बाकी बेशक ना याद रखो। दोनों लिख लिए हैं कि फिर से बताऊं? मैम दोबारा बता दें। सिस्टाथायोन सिंथेज डेफिशिएंसी, होमोसिस्टीन मिथाइल ट्रांसफरेज डेफिशिएंसी। अच्छा, आगे हमें दी हुई है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। ये तो मैंने आपको डिटेल्ड में सारी करा दी है ना, वोनगिरकी करा दी, पोम्पी करा दी, कोरी और साथ में मैकार्डल, ये सारी हमारी कवर हो चुकी हैं पहले लेक्चर में। अच्छा, आगे देखो लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज। इसमें हम सिलेक्टिव करेंगे, एक आती है हमारे पास टेशियस डिजीज, प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजनरेशन डेवलपमेंटल डिले, हाइपर रिफ्लेक्सिया, हाइपर एक्यूसिस, चेरी रेड या फिर स्पॉट ऑन मैक्यूला। ये इसकी फाइंडिंग्स हैं, प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजनरेशन, डेवलपमेंटल डिले, हाइपर रिफ्लेक्सिया,
हाइपर एक्यूसिस, चेरी रेड स्पॉट ऑन मैक्यूला और लाइसोसोम विद अनियन स्किन, नो हिपेटोस्प्लीनोमेगैली। कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट होता है टेशियस डिजीज में? हेक्सोसमाइनोडेज ए डेफिशिएंट होता है, और ये आपका एमसीक्यू है, एज इट इज आता है। हेक्सोसमाइनोडेज ए डेफिशिएंसी किस में होती है? टेशियस डिजीज में। और इसका ट्राइएट क्या है हमारे पास? ऑटोसोमल रिसेसिव। इस एंजाइम की डेफिशिएंसी से सबस्ट्रेट जो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होगा उसका नाम है GM2 गैंग्लियोसाइडेज। आगे है हमारे पास गाउचर डिजीज। उसमें डेफिशिएंसी होती है ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज। ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज डेफिशिएंसी, जिसका दूसरा नाम है बीटा ग्लूकोसाइडेज। फाइंडिंग्स क्या है इसकी? ये मोस्ट कॉमन है, हिपेटोस्प्लीनोमेगैली होगी, पैनसाइटोपिनिया, ओस्टियोपोरोसिस, एवेस्क्युलर नेक्रोसिस ऑफ फीमर, बोन क्राइसिस और गाउचर सेल। उनमें क्या आता है हमारे पास? लिपिड लेडन मैक्रोफेजेस रिजेंबलिंग क्रम्पल्ड टिश्यू पेपर। और ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव ट्राइएट है। इसमें जो सब्सटेंस एक्यूमुलेट होता है वो कौन सा है? ग्लूकोसेरिब्रोसाइड। नेक्स्ट है हमारे पास निमन-पिक डिजीज। प्रोग्रेसिव न्यूरोडिजेनरेशन होती है इसमें। हिपेटोस्प्लीनोमेगैली, फोम सेल जो कि है लिपिड लेडन मैक्रोफेजेस, और चेरी रेड स्पॉट ऑन मैक्यूला। इसमें जो एंजाइम डेफिशिएंट होता है उसका नाम क्या है? स्फिंगोमाइलिनेज। और एक्यूमुलेटेड सबस्ट्रेट है स्फिंगोमाइलिन। इनहेरिटेंस कौन सी है? ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस है। बस लाइसोसोमल स्टोरेज में ना वैसे 6-7 हैं डिजीजेस, आपने ये 3 अच्छे से याद रखनी है। टेशियस डिजीज, गाउचर डिजीज, नीमन पिक डिजीज, ये आते हैं खासतौर पे मेडिसिन वाले। टेशियस डिजीज तो हमारी गायनी में भी आया हुआ है। मैम नीमन पीक का फर्स्ट फीचर बता दें। प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजेनरेशन। अच्छा, आगे हम देखते हैं मेटाबॉलिक फ्यूल, मतलब कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीजों से हमें कितना कितना किलो कैलोरी मिल रही है। 1 ग्राम कार्ब से 4 किलो कैलोरी मिलती है। वन ग्राम प्रोटीन, उससे भी 4 किलो कैलोरी मिलती है। वन ग्राम अल्कोहल 7 किलो कैलोरी। 1 ग्राम फैटी एसिड
9 किलो कैलोरी। अब इसे याद कैसे रखना है? CPAF, C और P दोनों 4 है, 4479 ऐसे याद रखो, 4479 CPAF। अच्छा, आगे हम देखते हैं फास्टिंग एंड स्टारवेशन। फास्टिंग में क्या हो रहा होता है हमारी बॉडी के अंदर, और स्टारवेशन में क्या क्या हो रहा होता है? फास्टिंग, अच्छा, हमारी बॉडी क्या करती है जब हम खाना खाते हैं तो एक्सेस वे में जो चीजें हमें मिल रही होती हैं या जो ग्लूकोज एक्सेस होती है वो स्टोर होना शुरू हो जाती है बॉडी के अंदर, और फिर जब आप स्टारवेटेड कंडीशन में होते हैं तो क्या होता है, वही ग्लूकोज टूट के आपको एनर्जी देती है। तो प्रायोरिटीज आर टू सप्लाई सफिशिएंट ग्लूकोज। हमारी प्रायोरिटी क्या है, हमने ग्लूकोज किसे देना है? सफिशिएंट ग्लूकोज देना है ब्रेन को एंड आरबीसी टू प्रिजर्व प्रोटीन। अब फीड स्टेट में क्या होता है, आफ्टर मील क्या हो रहा होता है? आफ्टर मील ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस। आफ्टर मील क्या हो रहा है? ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन हो रही है। एंड एरोबिक रेस्पिरेशन, इंसुलिन क्या करती है? स्टिमुलेट कर देती है स्टोरेज ऑफ लिपिड, प्रोटीन एंड ग्लाइकोजन। देखो आपने खाना खा लिया तो हमारे पास लिपिड भी है, प्रोटीन भी है, ग्लाइकोजन भी है। इंसुलिन आएगी, वो इन्हें पकड़ पकड़ के स्टोर करती जाएगी। किसे? लिपिड को, प्रोटीन को, ग्लाइकोजन को, क्योंकि बहुत ज्यादा आ गई है, हमने स्टोर करना है आफ्टर मील, खाने के बाद। अब जब बिटवीन मील आप फास्टिंग कंडीशन में होते हैं तो क्या होता है? तो हिपैटिक ग्लाइकोजिनोलाइसिस मेजर काम जो हो रहा होता है हमारी बॉडी में, वो क्या हो रहा होता है? हिपैटिक ग्लाइकोजिनोलाइसिस। दूसरा क्या है? हिपैटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस, एडिपोज रिलीज ऑफ फ्री फैटी एसिड, ये माइनर काम है। अब तीन चीजें चल रही होती हैं जब आप भूखे होते हैं, भूख की स्टेट में होते हैं, तो तीन चीजें चल रही होती हैं। सबसे पहले हिपैटिक ग्लाइकोजिनोलाइसिस, जो कि मेजर काम है, हिपैटिक ग्लाइकोजिनोलाइसिस। दूसरा काम क्या हो रहा है? हिपैटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस। और तीसरा जो एडिपोज हैं वो भी टूट के फ्री फैटी एसिड देना शुरू कर देते हैं। ग्लूकागॉन एंड एपिनेफ्रिन स्टिमुलेट यूज ऑफ फ्यूल रिजर्व्स। अब हमारी बॉडी में ना एक्टिव हो जाता है कौन? ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रिन। ग्लूकागॉन का काम क्या है? इसने ना ग्लूकोज को बढ़ाना है, जैसे मर्जी करे इसने ग्लूकोज को बढ़ाना है। आपको ग्लूकोज देना है तो ग्लूकागॉन आ जाएगा, क्योंकि आप भूख की स्टेट में हैं, तो ग्लूकागॉन आ जाएगा। ग्लूकागॉन ने क्या करना है? हर जगह से तोड़ फोड़ करके आपको एनर्जी देनी है, ग्लूकोज देना है। तो इसने ग्लूकोज दिया। और अब अक्सर ये एमसीक्यू आता है कि ग्लूकागॉन की तरह का एक्शन किस चीज का है? उसमें ऑप्शन होता है एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन होते हैं। तो वो किसका है? एपिनेफ्रिन का। अब याद रखना, ग्लूकागॉन की तरह का एक्शन किसका है? एपिनेफ्रिन का। ये दोनों क्या करते हैं? हमें ग्लूकोज देते हैं, जैसे मर्जी दे। हिपैटिक ग्लूकोजिनोलाइसिस से या हिपैटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस से, और साथ में एडिपोज टिश्यू टूट के वो भी हमें फ्री फैटी एसिड दे रहे होते हैं। ये सारा काम किसका है? ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रिन का। यहां तक चीजें समझ आ गई? थोड़ा ड्राई है लेकिन कोप करने की कोशिश करो। डॉक्टर फरहान, डॉक्टर आसिम, बताएं, समझ आ रही है? यस मैम, आ रही है। ठीक है। अच्छा, आगे हमारे पास स्टारवेशन डे 1 2 3। अब आप भूखे हैं 1 से 3 दिन तक के लिए, तो क्या हो रहा है आपकी बॉडी में? ब्लड ग्लूकोज लेवल कैसे मेंटेन होगा? सबसे पहले वही हिपैटिक ग्लाइकोजिनोलाइसिस। और मैं बार बार इसे एम्फिसाइज कर रही हूँ कि सबसे ज्यादा जो मेजर काम है वो यही हो रहा है, हिपैटिक ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो रही है। अगर ये तीनों आपके पास ऑप्शन में आ जाएं, जिसमें हिपैटिक ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी हो, ग्लूकोनियोजेनेसिस भी हो, और साथ में फ्री फैटी एसिड भी हो, तो आपने किसे चूज करना है? किसे चूज करेंगे इन तीनों में से?
मैम ग्लाइकोजिनोलाइसिस। हाँ, हिपैटिक ग्लाइकोजिनोलाइसिस को चूज करना। अब 1 से 3 दिन के अंदर भी यही होता है, हिपैटिक ग्लाइकोजिनोलाइसिस, एडिपोज रिलीज फ्री फैटी एसिड, muscle and liver which shift fuel use from the glucose to free fatty acid। मसल, हमारे जो मसल और लिवर हैं वो पहले अगर ग्लूकोज को यूज कर रहे थे तो अब वो किसे यूज करेंगे? फ्री फैटी एसिड को यूज करेंगे। hepatic gluconeogenesis from the peripheral tissue lactate and alanine and from adipose tissue से क्या आ रहा है? glycerol and propionyl CoA। ये चीजें नहीं याद रहती कोई बात नहीं, 3 चीजें आपने याद रखनी है, फ्री फैटी एसिड, हिपैटिक ग्लूकोजिनोलाइसिस, और साथ में जो आपके मसल और लिवर है ये कुर्बानी देते हैं, ये कहते हैं ठीक है हमने नहीं करना, हम ग्लूकोज यूज ही नहीं करते, हम फ्री फैटी एसिड खा लेंगे। ठीक है, अभी आगे देखो, स्टारवेशन अगर 3 दिन से बढ़ जाती है फिर क्या होगा? फिर जनाब एडिपोज टिश्यू स्टोर करते हैं कीटोन बॉडीज को, बिकम द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ब्रेन, क्योंकि दिमाग को तो चाहिए एनर्जी, ब्रेन तो कहेगा कि मुझे तो चाहिए, वो फिर चाहे ग्लूकोज की फॉर्म में हो चाहे फिर कीटोन की फॉर्म में हो, मुझे तो चाहिए। 3 दिन के बाद ग्लूकोज के रिजर्व जो खत्म हो जाएंगे, कीटोन बॉडीज बनना शुरू हो जाएंगी जो कि ब्रेन की खुराक है। कीटोन बॉडी बिकम द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ब्रेन। आफ्टर दिस आर डिप्लीटेड वाइटल प्रोटीन डिग्रेडेशन। अब देखो हमारी बॉडी में कुछ नहीं रहा, जो एक्सेस स्टोरेज फॉर्म थी वो भी खत्म हो गई, कीटोन बॉडीज बनना शुरू हो गई, वो ब्रेन को जाना शुरू हो गई। अभी भी बॉडी को रिक्वायर्ड है ग्लूकोज, तो अब कहाँ से आएगी? अब जनाब हमारी बॉडी की अपनी जो प्रोटीन है उसे वो तोड़ना शुरू कर देती है, प्रोटीन डिग्रेडेशन होगी, एक्सेलरेट लीडिंग टू ऑर्गन फेलियर और फिर डेथ। साइड सी बात है, हमारे पूरे जिस्म में प्रोटीन है, हमारी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन्स हैं उनमें प्रोटीन है, अगर वो प्रोटीन टूटना शुरू हो गई तो क्या होगा? ऑर्गन फेलियर में चला जाएगा, ऑर्गन फेलियर होगा तो डेथ हो जाएगी। ग्लाइकोजन रिजर्व जो है वो डिप्लीट हो जाते हैं आफ्टर 1 डे, और हमारी आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, इसी वजह से वो यूज नहीं कर पाता कीटोन्स को। RBCs lack mitochondria and therefore cannot use ketone। और ग्लाइकोजन के रिजर्व कितने दिन बाद खत्म हो जाते हैं? 1 दिन के बाद खत्म हो जाते हैं। यहां तक चीजें समझ आ गई? नहीं आई तो मैं फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ। आ गई है, चलें आगे। मैम ये ग्लाइकोजन के जो स्टोर्स हैं वो लिवर के अंदर से 1 दिन में खत्म हो जाते हैं। हाँ, ग्लाइकोजन के जो स्टोर्स है ना वो लिवर के अंदर से 1 दिन में खत्म हो जाते हैं। वैसे टोटल ये जो स्टारवेशन का 1 to 3 डेज है ना, इसमें क्योंकि देखो पहले भी नॉर्मली जो हम खा रहे होते हैं, मतलब हमने सुबह खाना खाया रात को खाना खाया, दरमियान में जितना भी ये हमें ग्लाइकोजन मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी? वो लिवर से ही तो मिलेगी, लिवर ही तो देगा। उसके बाद अगला पूरा दिन आप कुछ ना खाओ फिर भी आपको लिवर देता रहेगा, लेकिन अगर उससे अगले दिन भी आप कुछ ना खाओ फिर लिवर के पास ये सारे स्टोर बहुत कम हो जाते हैं, लिवर के पास भी, और फिर मसल से आना शुरू हो जाती है ग्लाइकोजन, क्योंकि ये स्टोर ही यहाँ पे होती है ना लिवर और मसल में, फिर वहां से आना शुरू हो जाएगी। अब फिर 3 दिन जब गुजर जाएंगे तो फिर क्या होगा? फिर वही कीटोन बॉडीज और फिर आखिर में आपकी जो बॉडी की प्रोटीन है वो आ जाती है। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट है हमारे पास मेजर एपोलिपोप्रोटीन्स। कौन कौन सी हैं? एपोलिपोप्रोटीन ई, A1, C2, B48, B100, ये सारी एपोलिपोप्रोटीन्स है। अच्छा, इन सब के ना MCQ कहीं ना कहीं पे आए हुए हैं, एसकेस में बार बार रिपीट हुए हुए हैं। ठीक है, और हमारा जो ये 73-74% पे रह जाता है, ये सिर्फ इसी वजह से रह जाता है कि ये छोटी छोटी चीजें हमने कवर नहीं की होती। एपोलिपोप्रोटीन ए का फंक्शन क्या है? मीडिएट रेमिनेंट
अपटेक, जितने भी रेमिनेंट्स होंगे उनके अपटेक को मीडिएट करता है कौन? एपोलिपोप्रोटीन ई। सिर्फ ये एलडीएल को अपटेक नहीं करता, बाकी जितने भी काइलोमाइक्रोन के रेमिनेंट हैं उन सबको अपटेक करेगा कौन? एपोलिपोप्रोटीन ई। एपोलिपोप्रोटीन A1 फाउंड ओनली ऑन अल्फा लिपोप्रोटीन्स। अल्फा लिपोप्रोटीन कौन सी है? HDL। और ये एक्टिवेट करता है LCAT। ये बेशक ना याद रखो, सिर्फ इतना याद करो कि ये कहाँ पे होता है? अल्फा लिपोप्रोटीन्स पे। एपोलिपोप्रोटीन A1 फाउंड ओनली ऑन अल्फा लिपोप्रोटीन। अब ब्रैकेट में लिखो HDL। अल्फा लिपोप्रोटीन कौन सी है? HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। एपोलिपोप्रोटीन C2 लिपोप्रोटीन लाइपेस कोफैक्टर है ये, दैट कैटालाइज एंड क्लीवेज। C से है, C से याद रखो कैटालाइज, C से क्लीवेज और C से ही कोफैक्टर। एपोलिपोप्रोटीन C2 लिपोप्रोटीन लाइपेस कोफैक्टर दैट कैटालाइज क्लीवेज। नेक्स्ट है हमारे पास एपोलिपोप्रोटीन B48। ये मीडिएट करता है काइलोमाइक्रोन की सेक्रीशंस को इनटू लिम्फेटिक्स। एपोलिपोप्रोटीन B48 mediate chylomicron secretion into lymphatics. Only a particle originating from the intestine. अब B48 कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है? इंटेस्टाइन से। आगे B100 bind with low density lipoprotein receptor, और ये कहां से ओरिजिनेट करेगा? लिवर से। B100 कहां से आ रहा है? लिवर से। B48 कहां से आ रहा है? इंटेस्टाइन से। लास्ट टॉपिक है हमारा लिपोप्रोटीन के फंक्शन। हमारा रिसेंट जो पेपर हुआ है उसमें भी आया हुआ था लिपोप्रोटीन के फंक्शन। लिपोप्रोटीन आर कंपोज्ड ऑफ वेरिंग proportion of cholesterol, triglyceride, phospholipids। ये तो हमें पता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल इज नीडेड टू मेंटेन सेल मेम्ब्रेन इंटेग्रिटी एंड सिंथेसाइज बाइल एसिड, स्टीराइड एंड विटामिन डी। ये भी हमें पता है कि कोलेस्ट्रॉल हमारे वैसे भी मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी के लिए जरूरी है, ठीक है। अभी देखो काइलोमाइक्रोन, काइलोमाइक्रोन का काम क्या है? काइलोमाइक्रोन या काले जो हैं, याद रखो कि वो जो काले लोग होते हैं वो मोटे भी होते हैं। ट्राइग्लिसराइड लेवल उनमें ज्यादा होता है। क्यों कह रही हूँ? इसलिए कह रही हूँ कि ये याद रहे कि ये डिलीवर करते हैं डाइटरी ट्राइग्लिसराइड को टू पेरिफेरल टिश्यू। डाइटरी ट्राइग्लिसराइड को पेरिफेरल टिश्यू में डिलीवर करते हैं काइलोमाइक्रोन। Deliver cholesterol to liver in the form of chylomicron remnant, which are most depleted to triglycerides। दो काम कर रहे हैं ये। पहला काम क्या कर रहे थे? ट्राइग्लिसराइड को पेरिफेरल टिश्यू में डिलीवर कर रहे थे। दूसरा काम क्या किया? कोलेस्ट्रॉल को लीवर में डिलीवर कर दिया। किस फॉर्म में? काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट की फॉर्म में। ये सेक्रीट कहां से होते हैं काइलोमाइक्रोन? इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल से सेक्रीट होते हैं। आगे वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन डिलीवर हिपैटिक ट्राइग्लिसराइड टू पेरिफेरल टिश्यू।
मैम रिपीट कर दे। वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन deliver hepatic triglyceride to peripheral tissue। जो काइलोमाइक्रोन था वो ट्राइग्लिसराइड कौन सा, डाइटरी ट्राइग्लिसराइड पेरिफेरल टिश्यू में भेज रहा था। जो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है ये क्या कर रहा है, हिपैटिक ट्राइग्लिसराइड को पेरिफेरल टिश्यू में डिलीवर कर रहा है। और कहां से सेक्रीट होता है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लिवर से। काइलोमाइक्रोन कहां से हो रहे थे, इंटेस्टाइन से। आगे इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये डिलीवर करते हैं ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल टू लिवर। डिलीवर ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल दोनों को लिवर की तरफ लेके जा रहे हैं। कौन, इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और ये कैसे बनते हैं, फॉर्म्ड बाय डिग्रेडेशन ऑफ वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। नेक्स्ट है हमारे पास लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, डिलीवर हिपैटिक कोलेस्ट्रॉल टू पेरिफेरल टिश्यू। अब दो चीजें हैं जो हिपैटिक ट्राइग्लिसराइड को और कोलेस्ट्रॉल को पेरिफेरल टिश्यू में भेज रही हैं। कोलेस्ट्रॉल को कौन भेज रहा है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ट्राइग्लिसराइड को कौन भेज रहा था, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। डिफरेंस इनके याद रखने हैं कि कौन पेरिफेरल टिश्यू में लेके जा रहा है और कौन लिवर के अंदर लेके जा रहा है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन डिलीवर हिपैटिक कोलेस्ट्रॉल टू पेरिफेरल टिश्यू, formed by hepatic lipase modification of intermediate density lipoprotein in liver and peripheral tissue। नेक्स्ट है हमारे पास HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, मीडिएट रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द पेरिफेरल टिश्यू टू लिवर। अब HDL ने क्या करना है, पेरिफेरल टिश्यू से लिवर की तरफ लेके जाना है कोलेस्ट्रॉल को। एक्ट एज रेस्पिरेटरी फॉर एपोलिपोप्रोटीन C and E which are needed for chylomicron and VLDL metabolism। कौन सी दो चीजें जरूरी हैं मेटाबॉलिज्म के लिए, एपोलिपोप्रोटीन C और एपोलिपोप्रोटीन E। किसकी मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है, काइलोमाइक्रोन और वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है। सेक्रेटेड फ्रॉम बोथ लिवर एंड इंटेस्टाइन। HDL कहां से सेक्रेट होता है, लिवर एंड इंटेस्टाइन दोनों से। और HDL ने क्या करना है, छोड़े इसे रहने दें, बस इतना याद रखें कि अल्कोहल इंक्रीज करती है सिंथेसिस ऑफ HDL। और HDL से याद रखो, H से हेल्दी, HDL इज हेल्दी। मैं रिपीट कर रही हूं इसे, मीडिएट रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट फ्रॉम पेरिफेरल टिश्यू टू लिवर, act as repository for the apolipoprotein C and E। और ये कहां से सेक्रेट हो रहा है, लिवर एंड इंटेस्टाइन दोनों से। HDL इज हेल्दी, H से याद रखो, HDL इज हेल्दी। और अल्कोहल इंक्रीज सिंथेसिस। अब लिपोप्रोटीन के फंक्शन में कोई कुछ रह गया तो मुझे बता दे, मैं रिपीट कर देती हूँ। मैम LDL की फॉर्मेशन रिपीट कर दे। LDL की फॉर्मेशन,
एलडीएल डिलीवर करता है हमारे पास हिपैटिक कोलेस्ट्रॉल को पेरिफेरल टिश्यू में और फॉर्म होता है बाय हिपैटिक लाइपेज मॉडिफिकेशन ऑफ intermediate density lipoprotein in liver and peripheral tissue. लिवर और पेरिफेरल टिश्यू के अंदर हिपैटिक लाइपेज जो बनता है उसकी मॉडिफिकेशन करता है आईडीएल की मॉडिफिकेशन से बनेगा हमारे पास एलडीएल और उसमें एक्ट क्या करेगा हिपैटिक लाइपेज कहाँ पे लिवर के अंदर और पेरिफेरल टिश्यू में। अच्छा चलो अभी अपनी रफीउल्लाह खोलो। पॉइंट नंबर 415 टोटल नंबर ऑफ एटीपी प्रोडक्शन बाय वन ग्लूकोज, एक ग्लूकोज से कितना होगा 38। ग्लाइकोलाइसिस पाथवे दैट कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू पायरुवेट और लैक्टेट, ये हमने अभी पढ़ा है। रेट लिमिटिंग एंजाइम पढ़ा है, कौन सा है फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज। नेट प्रोडक्ट इन एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस, एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस में नेट प्रोडक्ट कौन सा बनेगा पायरुवेट बनेगा, जबकि एन एरोबिक के अंदर क्या बनेगा लैक्टेट बनेगा। इसे हमने याद कैसे रखना है, एप्ला से याद रखो, APLA एरोबिक पायरोफॉस्फेट और LA से क्या है हमारे पास लैक्टेट एनएरोबिक। पायरुवेट देन एंटर इनटू क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल आपको पता है, क्रेब साइकिल या फिर TCA साइकिल, इसमें क्या हो रहा था पायरुवेट से एसिटाइल कोए, एसिटाइल कोए से सिट्रेट और सिट्रेट से ऑक्सैलो एसीटेट। मेन एंड सेंट्रल cycle of oxidation of carbohydrate, protein and lipids है। No ATP is utilized in this cycle, इसे अंडरलाइन करो। क्रेब साइकिल के अंदर कोई भी ATP यूटिलाइज नहीं होता। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 एसिटाइल को ए यील्ड 12 ATPs। अच्छा यहाँ पे आपको लिखा हुआ है 12 ATPs, लेकिन आपकी जो फर्स्ट एड है उसमें लिखा हुआ है 10 ATPs। किसी के पास न्यू एडिशन है फर्स्ट एड का? में 10 लिखा हुआ है। क्या कह रही है? 2022 वाले में 10 लिखा हुआ है। मैं वही कह रही हूँ, जो पुराना एडिशन था ना उसमें 10 ATPs लिखे हुए हैं हमारा जो फर्स्ट एड है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे रफी में इन्होंने 12 ATPs लिखे हुए हैं। न्यू एडिशन अगर किसी के पास है तो वो प्लीज देख ले वहां पे क्या लिखा हुआ है। चलो आगे देखते हैं। रेट लिमिटिंग एंजाइम कौन सा है हमारे पास, आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज विच कन्वर्ट आइसोसिट्रेट टू अल्फा कीटोग्लूटरेट। रेट लिमिटिंग एंजाइम क्रेब साइकिल का कौन सा है, आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज, जो कन्वर्ट करता है आइसोसिट्रेट को अल्फा कीटोग्लूटरेट में। इरिवर्सिबल स्टेप इन ग्लाइकोलिसिस कौन सा है, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट टू फ्रुक्टोज 1,6 बिसफास्फेट, इसे अंडरलाइन करो। इरिवर्सिबल स्टेप इन ग्लाइकोलिसिस फ्रुक्टोज 6 फास्फेट टू fructose 1,6 bisphosphate. Glucose molecule present in glycogen side chain is metabolized by which enzyme? Glucose 1 phosphorylase.
Which step is common in both glycolysis and gluconeogenesis? दोनों में कॉमन कौन सा है? कन्वर्जन ऑफ फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट. Mitochondria is needed for glycolysis because mitochondria क्यों जरूरी है? Because pyruvate dehydrogenase is present in mitochondria. In presence of oxygen, end product of glycolysis is. ऑक्सीजन की मौजूदगी मतलब कौन सा होगा ये? एरोबिक के एनारोबिक? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वाला कौन सा होता है? एरोबिक। एरोबिक हो गया. एरोबिक ग्लाइकोलिसिस में एंड प्रोडक्ट पे आपको क्या मिलेगा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट मिलते हैं. अच्छा, ये जो साइकिल है ना, क्रेब्स साइकिल और ये रेट लिमिटिंग एंजाइम, ये सारे रट्टे वाली चीजें हैं. ये आपको एक दफा रट्टा फाई करना पड़ेगा खुद ही. अच्छा, आगे देखो. हाई एनर्जी सोर्स अमंग दिस ऑफ फॉलोइंग. हाई एनर्जी सोर्स कौन सा है? फैट. हमने अभी पढ़ा था कि फैट कितने दे रहे हैं? 9 किलो कैलोरी दे रहा है. 1 ग्राम ऑफ फैट या फैटी एसिड कितना दे रहे थे? 9 किलो कैलोरी दे रहे थे पर ग्राम. 1 ग्राम प्रोटीन कितना दे रही है? 4 कैलोरी पर ग्राम. 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितना दे रही है? 4 कैलोरी पर ग्राम. 1 ग्राम अल्कोहल कितना दे रही है? 7 किलो कैलोरी. और जो 1 ग्राम फैट है वो कितना दे रही है? 9 किलो. अच्छा, यहाँ पे ना किलो कैलोरी साथ में ऐड कर लो. आपकी फर्स्ट एड के अंदर किलो कैलोरी लिखा हुआ है और यहाँ पे इन्होंने सिर्फ कैलोरी लिखा हुआ है. बल्कि मैं ऐसे करती हूँ, एंड ऑफ द लेक्चर ना आपको इसकी पिक्चर लेके भेज दूंगी फर्स्ट एड से ना, ताकि आपको याद रहे कि इसका यूनिट कौन सा है. अच्छा, इसे याद कैसे करना है? पीसी एयर फोर्स. पीसी एयर फोर्स. पी और सी दोनों क्या है हमारे पास? 4 4. और एयर से, ए से अल्कोहल और 4 से क्या हो गया? फैट. आगे है, व्हाट इज द टोटल आयरन रिक्वायरमेंट इन प्रेगनेंसी? प्रेगनेंसी में 1000 mg टोटल आयरन रिक्वायरमेंट है. अब याद रखो, ये प्रेगनेंसी की बात की गई है, फीमेल की बात नहीं की गई कि नॉर्मल फीमेल, एडल्ट फीमेल में कितना है. प्रेगनेंसी में 1000 mg है. नॉर्मल अमाउंट ऑफ आयरन इन एडल्ट फीमेल कितना होती है? 2 ग्राम. ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इन 70 kg एडल्ट कितना है? 250 ml पर मिनट. कैल्शियम रिक्वायरमेंट इन प्रेगनेंसी 1200. किलो कैलोरी पर किलोग्राम रिक्वायर्ड डेली कितना रिक्वायर होता है हमें? 25 to 30 किलो कैलोरी पर किलोग्राम. सीरियल कैलोरी काउंट पर 100 ग्राम 350 to 400 होता है. डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन इन हेल्दी एडल्ट कितना है? 1 ग्राम पर किलोग्राम. अच्छा, इस वैल्यू को रेक्टिफाई करो 1 ग्राम पर किलोग्राम. इवन के आपकी जो एसके पिंक है उसमें 0.8 भी दिया हुआ. तो उन्होंने वेट बताया होता है कि इतना वेट है, तो बताओ कि इस पेशेंट में कितना प्रोटीन जरूरी है. तो आपने मल्टीप्लाई करना होता है, वहां पे 0.8 से वो लोग मल्टीप्लाई करते हैं. तो ये याद रखना, ये कंट्रोवर्शियल है. 1 ग्राम पर किलोग्राम या फिर 0.8. हाई एनर्जी सोर्स अमंग द फॉलोइंग. फैट. फैट से कितना मिल रहा था? 9 किलो कैलोरी. ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कहाँ से आएगी? ग्लूकोज एंड फैटी एसिड. अब वो कह रहे हैं देयर वाज नो ऑप्शन ऑफ ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड. अगर उसका ऑप्शन है तो आपने उसे चूज करना है. ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड इज ग्रेटर देन ग्लूकोज एंड फैटी एसिड. Which amongst the following is dietary requirement in balanced diet? तो क्या होना चाहिए बैलेंस डाइट में? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड. इन बेसल मेटाबॉलिज्म हार्ट डिराइव 60% एनर्जी फ्रॉम कहाँ से लेता है? फैटी एसिड से लेता है. मेजर एनर्जी रिजर्वायर इन द ह्यूमन. मेजर चीज क्या है? एडिपोज ट्राइग्लिसराइड. हाईएस्ट कंटेंट ऑफ सोडियम इन cup of soup.
इसी वजह से सूप कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है किसमें? हाइपरटेंसिव पेशेंट में नहीं देते सूप। विच ऑफ द फॉलोइंग which one of these use fat for energy? फैट के लिए फैट को कौन यूज करता है एनर्जी के लिए? इंसुलिन। सोर्स ऑफ metabolic fuel for liver in post absorptive state is fatty acid. Point number 417 है फैट कंपोजिशन ऑफ डेली डाइट कितना होनी चाहिए? 25 to 30% फैट होनी चाहिए। फैट 25 to 30% ऑफ टोटल डेली कैलोरी फ्रॉम फैट। प्रोटीन कितना? शुड मेक अप 10 to 35% ऑफ टोटल डेली कैलोरी। कार्बोहाइड्रेट कितना होना चाहिए? 45 to 65। अब इससे क्या पता चला कि सबसे ज्यादा हमें क्या चीज जरूरत है? कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद प्रोटीन, प्रोटीन कितना? 10 to 35%। और फिर फैट वो कितना है? 20 to 35%। अच्छा, ये जो वैल्यूज है ना आपकी रफीउल्लाह की और एसके की डिफरेंट है, तो आप जब बार बार एसके पढ़ोगे ना तो बस वही याद रख लेना। आगे हमारे पास 418 पे एन इंजाइम विच ज्वाइन टू मॉलिक्यूल टुगेदर इन अ फंक्शन ऑफ सिंथेस। इंजाइम लो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, मतलब अगर कोई भी रिएक्शन के लिए एनर्जी जरूरत है 100, जो भी उसका है 100 जाउल या समथिंग, जितना भी एनर्जी जरूरत थी, तो अब 50 हो जाएगी अगर आप उसमें इंजाइम डाल देते हैं। सिंथेस या फिर सिंथेस जॉइन टू मॉलिक्यूल टुगेदर यूजिंग अ सोर्स ऑफ एनर्जी। एंजाइम फॉर कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस कौन सा है? HMG कोए रिडक्टेज। अब इसे याद कैसे करना है? कोलेस्ट्रॉल में देखो आर जो है बड़ा लिखा हुआ है और रिडक्टेज का आर। कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में HMG कोए रिडक्टेज। एंजाइम फॉर कीटोजेनेसिस, कीटोजेनेसिस में एस आ रहा है और HMG कोए सिंथेज में भी एस आ रहा है। कीटोजेनेसिस के लिए सिंथेज, कोलेस्ट्रॉल के लिए रिडक्टेज। फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस हैव डेफिशिएंसी ऑफ, किसकी डेफिशिएंसी होगी? एल्डोलेज। एंजाइम एक्ट बाय, कैसे एक्ट करेगा? बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। फंक्शन ऑफ एंजाइम डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। Deficiency of which of the following enzyme result in prostate atrophy? Prostate atrophy में कौन सा enzyme involve होता है? 5 alpha reductase. Which of the following is true about rickettsia? It has limited energy production and does not have glycolytic enzyme. इन दोनों को आप स्टार कर लो, 5 alpha reductase वाले को भी और नीचे वाले को भी। Which proteolytic enzyme not present in pancreatic secretion is? pancreatic secretion में क्या चीज नहीं होती? aminopeptidase नहीं होता। which of the following enzyme do the brush border epithelial cell of the small intestine secrete? ये हमने अभी पढ़ा है, lactase। a patient present with acute chest pain for 4 hours, the specific enzyme raised in blood will be, कौन सा होगा? troponin I। 4 hours है ना, ट्रोपोनिन आई। कैसे याद किया था इसे? आई एम स्पेसिफिक, तुम सेंसिटिव। अच्छा चलो मुझे बताओ ये हार्ट अटैक वाले के एंजाइम कब कब कैसे कैसे रेज होते हैं? पढ़ लिया ना आपने चैप्टर? बताओ, है कोई विलिंग? लिखना नहीं प्लीज, बता दो वैसे माइक ऑन करके। बताएं डॉक्टर तलहा। डॉक्टर नाजमीना आप बता दें।
डॉक्टर साहब मैं बताती हूँ आपको 2 मिनट। मैम मिक्स हो सकता है तो आप काइंडली करेक्ट कर दीजिएगा। फर्स्ट 2 आवर्स में मायोग्लोबिन होता है। आफ्टर दैट हम जो 4 आवर्स होते हैं उसमें ट्रोप आई करते हैं और उसके अलावा सही ट्रोपोनिन सेंसिटिव पहले आता है ना, फिर स्पेसिफिक आएगा और उसके बाद सीकेएम भी आते हैं आफ्टर 4 आवर्स में। और बस इतना ही ध्यान में आ रहा है, सॉरी। कोई बात नहीं, फर्स्ट आफ्टर में 4 आवर्स नहीं मायोग्लोबिन आता। होता है, 3 4 to 4 आवर्स में आवर्स आई में थिंक सीकेएम भी होता है। आफ्टर 4 आवर्स ड्रॉप होता है। ड्रॉप आई स्पेसिफिक होता है, ड्रॉप डी जो है वो सेंसिटिव के लिए होता ठीक है, गुड। इसे हमने याद किया था, आई एम स्पेसिफिक एंड तुम सेंसिटिव। अच्छा चलो नेक्स्ट देखते हैं, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम सेक्रेटेड इन गैस्ट्रिक जूस। तो कौन सा है? पेप्सिनोजन। डिक्रीज ब्रश बर्डर enzyme result in lactose intolerance. Which of following enzyme take part in hepatic conjugation of bilirubin? कौन सा enzyme है? Glucuronide transferase. Which of the following enzyme will be raised in biliary obstruction and parenchymal necrosis? तो बाइल की obstruction में याद रखना हमेशा ALP ही raised होता है। biliary obstruction में ALP raised होता है। Which of the following serve as a cofactor in synthesis of coenzyme A? तो कौन सा है? पेंटाथिनोइक एसिड। Enzyme responsible for DNA replication, telomerase. Enzyme only metabolize norepinephrine, dopamine beta hydroxylase. What is the percentage of water intracellular? Intracellular कितना होता है? 60 to 70%. At sea level, saturation of oxygen in blood of normal adult कितना होता है? 97%. 80% ऑक्सीजन सेचुरेशन इन किसमें? अम्बिलाइकल वेन में होती है। इसे याद रखना, वेन इज वेरी सेचुरेटेड। तो सबसे ज्यादा सेचुरेशन कहाँ होगी? अम्बिलाइकल वेन में होगी। एनर्जी एक्सपेंडिचर इन इंस्पायरेशन में 5%। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड बाय ब्रेन एट रेस्ट कितना करता है? 20%। परसेंटेज ऑफ HbA2 इन एडल्ट इज 3%। Respiratory coefficient 0.8. Angle of axis of head of femur with long axis of shaft of femur is 125. Percentage of total body water in the neonate. Neonate में याद रखना adult से ज्यादा होता है body water कितना? 75%. Adult में कितना होता है? 60% में। ठीक है। In neonate 5 kilogram weight, the estimated body volume will be कितना होगा? 420 ml. Infant heart rate कितना होता है? 110 to 150. Which of the following is lactic acid oxygen debate कितना है? 3.5 लीटर। आगे है हमारे पास partial AA gradient at 100% oxygen is 240. How much oxygen will be shunted? तो कितना होगा हमारे पास? 5%. 1 gram Hb is bound to how much oxygen in ml? 1 gram Hb 1.34 molecule of oxygen के साथ bind करता है. During first minute of apnea, carbon dioxide will be raised by कितना? 6 mmHg. नॉर्मल सेरिब्रल ब्लड फ्लो कितना है? 750 ml पर मिनट। ये आपका SK 18 का क्वेश्चन है। फैट कंटेंट इन द एडल्ट मेल के अंदर 17% होता है फैट कंटेंट। ये सारी चीजें रट्टे वाली हैं, आपको रट्टा लगाना पड़ेगा, ऐसे याद नहीं होगा। मैम ये जो एक पॉइंट है लैक्टिक एसिड ऑक्सीजन डेबिट, इसका क्या मतलब है?
मैं बताती हूँ, 1 मिनट। अच्छा, इससे पहले आप ये देखो, इन नियोनेट ऑफ 5 किलोग्राम वेट, एस्टिमेटेड ब्लड वॉल्यूम विल बी। तो याद रखना 1 किलोग्राम बॉडी के लिहाज से आपका जो ब्लड है वो बनता है ऑलमोस्ट 80 टू 85 ml। ये लिख लो साथ। अच्छा, आप क्या पूछ रही थी डॉक्टर साहबा? 400। मैम ये लैक्टिक एसिड ऑक्सीजन डेबिट का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ऑक्सीजन जो रिक्वायर होती है टू रिमूव द लैक्टिक एसिड, मतलब हमारी बॉडी में जितना भी लैक्टिक एसिड है जो ज्यादा कलेक्ट हुआ हुआ है, तो उसे रिमूव करने के लिए जितना ऑक्सीजन रिक्वायर है उसे कहते हैं। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। अभी किसी और का कोई क्वेश्चन है तो बताओ। चलिए ठीक है, फिर पढ़िए अच्छे से, इसे रट्टा लगाए। इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।